हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। आज का हमारा टॉपिक लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, अर्थात मानव परिसंचरण तंत्र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम अपने पिछले वीडियोज़ में पोषण और श्वसन के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं और आज हम वहन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। वहन के अंतर्गत हम मानव परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो मानव परिसंचरण तंत्र वह तंत्र होता है जो हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ये मुख्यतः 3 अंगों से मिलकर बना होता है। 3 इसके घटक होते हैं: रक्त, हृदय और रक्त वाहिकाएं। रक्त या रुधिर यह तरल संयोजी ऊतक है जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इसके तरल माध्यम को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं अर्थात रेड ब्लड कार्पसल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC अर्थात वाइट ब्लड कार्पसल्स, बिंबाणु या पट्टिकाणु अर्थात प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं, इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है तथा ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। साथ ही हीमोग्लोबिन की उच्च ऑक्सीजन बंधुता के कारण इसके साथ ऑक्सीजन बनकर पूरे शरीर में पहुंचती है। श्वेत रुधिर कणिकाएं, यह रोगाणु से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं और प्लेटलेट्स चोट लगे हुए स्थान पर रुधिर का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। अगला जो हमारा मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अंग है वो है हृदय। तो हृदय एक पेशी अंग है जो कि बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ये 4 कोष्ठकों में बटा होता है और इसका कार्य है रुधिर को पंप करने का। तो ये 4 कोष्ठकों में बटा होता है। ऊपर के 2 आलिंद तथा नीचे के 2 निलय। इस रेखा चित्र के माध्यम से हम इन आलिंद और निलय की संरचना को समझने का प्रयास करते हैं। तो ऊपर हमें जो 2 कोष्ठक दिख रहे हैं वो है आलिंद। स्थिति के अनुसार इन्हें हम दायां आलिंद और बायां आलिंद कहते हैं। और नीचे के 2 कोष्ठक जो कि आलिंद से आकार में थोड़े बड़े होते हैं वो निलय कहलाते हैं और इन्हें भी स्थिति के अनुसार दायां निलय और बायां निलय कहा जाता है। दोनों आलिंद को अलग करने वाली जो भित्ति होती है उसे अंतर आलिंद पट कहते हैं और दोनों निलय को अलग करने वाली भित्ति को अंतर निलय पट कहा जाता है। इसी प्रकार से आलिंद और निलय को अलग करने वाली जो भित्ति होती है इसे अंतर आलिंद निलय पट कहा जाता है। अंतर आलिंद निलय पट में दोनों तरफ 2 कपाट पाए जाते हैं। तो दाहिनी तरफ के कपाट को हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं तथा बाईं तरफ के कपाट को हम द्विवलनी कपाट कहते हैं। तीसरी प्रकार की मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो हमारा तीसरे प्रकार का जो घटक है वो है रक्त वाहिकाएं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: धमनियाँ, शिराएं और केशिकाएं। धमनियाँ वो रक्त वाहिकाएं होती हैं जो शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाने का कार्य करती हैं। इनकी भित्ति मोटी और लचीली होती है क्योंकि इनमें जो रक्त होता है वो उच्च दाब से बहता है और इनमें कोई भी कपाट या वाल्व नहीं पाए जाते। शिराएं वो रक्त वाहिकाएं होती हैं जो अशुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन रहित रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक लेकर आती हैं। इनमें रक्त का दाब निम्न होता है इसलिए इनकी भित्ति मोटी नहीं होती है और ये रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित होने के लिए इनके अंदर वाल्व पाए जाते हैं। अगली है केशिकाएं। तो वो रक्त नलिकाएं होती हैं जो धमनी और शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। तो आइए अब हम हृदय की कार्यप्रणाली का
अध्ययन करते हैं किस प्रकार से मानव हृदय की कार्यविधि संपन्न होती है। तो श्वसन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं में प्रवेश करती है और कोशिकाओं से वो रक्त वाहिकाओं में प्रवेश करती है और वहाँ से वो रक्त के हीमोग्लोबिन से मिलती है। तो जो फुफ्फुसीय जो केशिकाएँ होती हैं, यहाँ से जो रक्त है ऑक्सीजन युक्त रक्त वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा दाहिने आलिंद में पहुँचता है। अब ये रक्त शुद्ध रक्त है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, तो ये दाहिने आलिंद में पहुँचता है। दाहिने आलिंद में पहुँचने के बाद नीचे जो बाएं आलिंद में जब पहुँचता है, बाएं आलिंद में पहुँचने के बाद नीचे जो बायां निलय है उसमें प्रसार होता है, अर्थात वो फैलता है। जब बायां निलय फैलता है तो बीच का द्विवल्नी जो कपाट होता है वो खुल जाता है और रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में प्रवेश करता है। बाएं निलय में प्रवेश करने के बाद जब बाएं निलय में संकुचन होगा तो रक्त यहाँ से महाधमनी में प्रवेश करता है। जब बाएं निलय में संकुचन होता है तो ये द्विवल्नी जो कपाट होता है ये बंद हो जाता है ताकि रुधिर का उल्टा प्रवाह बाएं निलय से बाएं आलिंद में ना हो तथा रुधिर सीधा एक ही दिशा में महाधमनी की ओर गति करे। यह रुधिर शरीर की महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। महाधमनी शरीर के विभिन्न अंगों विभिन्न ऊतकों तक पहुंचकर अनेक केशिकाओं में विभक्त हो जाती है और ये केशिकाओं की जो भित्ति होती है बहुत ही पतली होती है, जिसके कारण जो ऑक्सीजन युक्त रुधिर से जो ऑक्सीजन है वो कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है और कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद भोजन का वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। ये हमने श्वसन के अंतर्गत पढ़ा था। भोजन के ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा उत्पन्न होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड केशिकाओं के माध्यम से रुधिर में प्रवेश करती है और रुधिर में विलीन अवस्था में ये महाशिरा के द्वारा दाहिने आलिंद में पहुंचती है। अर्थात अब जो महाशिरा के द्वारा जो रक्त लाया जा रहा है वो ऑक्सीजन रहित रक्त है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है, अर्थात ये अशुद्ध रक्त है जो कि महाशिरा द्वारा दाहिने आलिंद में लाया जा रहा है। दाहिने आलिंद में आने के बाद जो दाहिना निलय है वो संकुचित होता है। दाहिना निलय संकुचित होगा, दाहिना निलय प्रसार करता है जिसके कारण से रक्त त्रिवल्नी कपाट के द्वारा दाहिने निलय में पहुंच जाता है। अब इस निलय में दाहिने निलय में संकुचन होगा और संकुचन के कारण यह फुफ्फुसीय धमनी में रक्त पहुंचेगा। जब इसमें संकुचन होगा, दाहिने निलय में संकुचन होगा तो त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाता है ताकि रुधिर का प्रवाह निलय से आलिंद में ना हो तथा वो फुफ्फुसीय धमनी में गति कर पाए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, अशुद्ध रक्त, ये फुफ्फुसीय धमनी से फिर से कोशिकाओं के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश करता है और कोशिकाओं से श्वसन की क्रियाविधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है तथा इस रक्त में ऑक्सीजन मिलके ये फिर से अपनी गति फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से हमने देखा कि पूरे चक्र में जो रक्त है वो हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, इसलिए हम इसे दोहरा परिसंचरण भी कहते हैं। इस रेखा चित्र द्वारा हम दोहरा परिसंचरण उन्हें समझने की कोशिश करेंगे कि फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा कोशिकाओं से
केशिकाओं से फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा बाएं आलिंद में रक्त लाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त है, और वहाँ से ये बाएं नीले में पहुँचता है। बाएं नीले में जब संकुचन होता है तो ये महाधमनी में पहुँचता है और उस वक्त पे द्विवल्नी कपाट बंद हो जाते हैं। महाधमनी में पहुँचने के बाद ये शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचा दिया जाता है केशिकाओं के माध्यम से, और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त केशिकाओं के माध्यम से ही विभिन्न अंगों से महाशिरा में पहुँचा दिया जाता है। और यह रक्त अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में पहुँचता है। दाएं आलिंद से यह त्रिवल्नी कपाट के द्वारा दाएं नीले में पहुँचता है, और जब दाएं नीले में संकुचन होता है तो ये फुफ्फुसीय धमनी में पहुँचता है। ठीक इसी समय त्रिवल्नी कपाट बंद हो जाते हैं। फुफ्फुसीय धमनी द्वारा विऑक्सीजनीकृत रुधिर अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर फिर से फुफ्फुस में पहुंचता है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर दी जाती है तथा इस रक्त में ऑक्सीजन मिलके ये फिर से अपने चक्र में शामिल होता है। इस प्रकार से पूरी इस क्रियाविधि में जो रक्त है वो हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, इसलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि हमने देखी दायां आलिंद और जो दायां निलय है इसमें अशुद्ध रुधिर रहता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर रहता है, जबकि बायां आलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रुधिर अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर रहता है। लेकिन दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलते हैं। ये हमारे शरीर की हृदय है उसकी विशेष क्रिया प्रणाली है कि दो रुधिर है वो दोनों आपस में नहीं मिलते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य समतापी प्राणी है और इसको अपने ताप को सामान्य बनाए रखने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दोहरा परिसंचरण अत्यंत काम में आता है, क्योंकि उच्च दक्षता के साथ शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचती है और ऊर्जा की प्राप्ति निरंतर होती रहती है। तो ये था हमारा मानव परिसंचरण तंत्र। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आप इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स भी कर सकते हैं, तथा वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।